नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप सबका इंडिया चाहता है में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र बयान वो चिंगारी है जिसकी लपटें हिंदुस्तान के कई शहरों से उठकर अब खाड़ी देशों में उठ रही हैं। खाड़ी देशों के बाद कई मुस्लिम देश भारत के खिलाफ बोलने लगे हैं। इसमें सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज भी है, वो पाकिस्तान से है, जिसको लगता है कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर वो हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जैसे घेर लेगा। आज पाकिस्तान के विदेश सचिव ने पांचों वीटो पावर वाले देशों के राजदूतों के सामने अपना रोना फिर से रोया है। इन देशों में है अमेरिका, चीन, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। आलम यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की भी भरपूर कोशिश की है। पाकिस्तान के भी कई पत्रकार इस वक्त उनकी सरकार की भाषा बोल रहे हैं, उनके हाँ में हाथ मिला रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर हैं तो सीधे जो प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग रहे हैं। एक तरीके से पाकिस्तान में नुपुर शर्मा के इस बयान को लेकर एक नई टूल किट खड़ी की जा रही है, हिंदुस्तान को बदनाम करने की, हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आइसोलेट करने की। और इसके जनक पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं, विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्री हैं, वहाँ के वेरीफाइड पत्रकार हैं, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, वहाँ की सरकार पूरी की पूरी तरीके से इस टूल किट को अब बढ़ावा देने में लग गई है। पाकिस्तान की बदहवाशी का हाल ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता किसी और मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन दो पाकिस्तानी पत्रकारों ने बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा के बयान का राग सरेआम छेड़ दिया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने उनके इस बयान को जरा सी भी तवज्जो नहीं दी है। तो पाकिस्तान भरपूर कोशिश में लग गया है कि नुपुर शर्मा का जो मामला है, जो कि भारत का अंदरूनी मामला है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे समर्थन बटोरे और भारत को घेरने की कोशिश करे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की नहीं चली है। जैसा कि हमने आपको बताया, दो पत्रकारों ने सवाल पूछे, लेकिन उस पर ज़्यादा तवज्जो संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय ने, महासचिवालय ने नहीं दी है। आज भी जिस तरह की हरकतें हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि वो किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहता है। इस बीच नुपुर शर्मा को तो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। दुनिया को अपनी तरफ से भारत ने सकारात्मक संदेश देने की कोशिश ज़रूर की है कि जो भी किसी मजहब का अपमान करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी विरोध अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चल रहा है। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नुपुर शर्मा पर बीजेपी की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? तीन ऑप्शन आपके सामने रखता हूं। ऑप्शन ए है बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है कार्रवाई करके। ऑप्शन बी है कि पार्टी ने बिल्कुल सही संदेश दिया है। और ऑप्शन सी है कि इससे विवाद और बढ़ जाएगा, यानी जो कार्रवाई बीजेपी ने की है नुपुर शर्मा पर, इससे ये विवाद और बढ़ गया है, क्योंकि बहुत से देश, बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो अब इस मामले में जानबूझकर घी डालने का काम कर रहे हैं, आग को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे आपको दिखाऊंगा। @ABP न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर यह पोल लगातार इस घंटे में चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं। नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल दिन पर दिन बढ़ रहा है। खासकर कानपुर में पिछले जुम्मे की नमाज के बाद सांप्रदायिक हिंसा पर बवाल इतना बढ़ा कि अब दंगाइयों की गिरफ्तारी के बाद उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की बातें भी सामने आई हैं। कानपुर के मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया है कि सर पर कफन बांधकर वो सड़कों पर उतरेंगे और बुलडोजर का विरोध करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर और आ गई है। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा, जो लगातार बीते 2-3 दिनों से मीडिया में छाई हुई थी, बयान दे रही थी, अभी अभी खबर आ रही है कि उनका तबादला कर दिया गया है। यूपी सरकार ने कई सारे अधिकारियों के, जिलाधिकारियों के तबादले किए हैं। उसमें नेहा शर्मा को भी हटा दिया गया है कानपुर के जिलाधिकारी के पद से, और उनकी जगह पर विशाखा जी, श्री विशाखा जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि नए डीएम होंगे कानपुर के, जो अब तक सीएम योगी के स्पेशल सेक्रेटरी थे, यानी सीएम कार्यालय से निकलकर कानपुर के जिलाधिकारी के तौर पर काम करेंगे श्री विशाखा जी। एक तरफ नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल बढ़ा, तो दूसरी तरफ उनको
लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। इसके बाद नुपुर शर्मा की सुरक्षा दिल्ली में उनके घर पर बढ़ा दी गई है। इन दिनों के बीच कैसे तनाव लगातार बढ़ रहा है, इसको समझना होगा अगर आपको, तो हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। आपको समझ में आएगा कि कैसे नुपुर शर्मा के मामले को लेकर ये मामला शांत होने की बजाय दिन पर दिन कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इसको गरमाए हुए है। अब ये मामला सब जुडिस है। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं कि मैं नफरत फैला रही हूं। नुपुर को लगातार धमकियां मिली तो एफआईआर भी हुई और घर की सुरक्षा भी बढ़ी। जिस तरीके से नुपुर शर्मा को लगातार धमकियां मिल रही थी, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी को खतरा देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है। ये सिक्योरिटी राउंड द क्लॉक, यानी कि 24 घंटे जो 2 सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो उनके साथ रहेंगे। अगर आपको मैं बाहर भी दिखा दूं कि जो अपार्टमेंट के बाहर है वो एस्कॉर्ट जो है उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। एक तरफ नुपुर शर्मा की जान पर खतरा बना हुआ है तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ एक के बाद एक कई केस भी दर्ज हो गए हैं और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुंबई के नजदीक ठाणे शहर की मुंब्रा पुलिस ने नुपुर शर्मा को समन भेजा है। नुपुर शर्मा को 22 जून को ठाणे के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर रहने का निर्देश दिया गया है। नुपुर शर्मा पर मुंबई के पायधुनी पुलिस, ठाणे शहर के मुंब्रा पुलिस और पुणे शहर में आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए विवादित बयान को लेकर देश दुनिया में हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। ईरान, कतर और कुवैत के बाद अब इंडोनेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, अफगानिस्तान, लीबिया ने भी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर अपना विरोध जताया है। मालदीव की संसद में भी ये मामला उठा। दुनिया के मुस्लिम देश नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भारत को घेर रहे हैं तो देश की राजनीति भी गरमाई हुई है। मुस्लिम धर्मगुरु और नेता नुपुर के निलंबन से ही मान नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो हमारे मुल्क के कानून के तहत जो एक्शंस होना चाहिए था उसमें से कोई एक्शन नहीं हुआ। ये जो मैडम जिनको आपने सस्पेंड किया है, इनके खिलाफ अभी तक अरेस्ट वारंट क्यों नहीं इशू हुआ? कि प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने और एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने उनको आश्वासन दिया है कि वो उनके साथ खड़े हैं, वो घबराए नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। 180 लोगों की आस्था का जो केंद्र है उसके लिए आप ऐसे अपशब्द बोलें और फिर एक शब्द माफी से वो दूर हो जाएगा। तो बीजेपी के एक प्रवक्ता के एक डिबेट में दिए गए बयान पर अभी राजनीति के कई सिक्के उछाले जाएंगे, कुछ राजनीतिक दबाव के और ज्यादा सामाजिक तनाव के। दिल्ली से वरुण जैन की रिपोर्ट। तो इंडिया चाहता में इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक खासी शख्सियत जुड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि सांसद भी हैं और लगातार मुस्लिमों की आवाज़, उस पक्ष की आवाज़ उठाते रहे हैं पुरजोर तरीके से। ओवैसी साहब, शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए एबीपी न्यूज़ से। पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, और वो बहुत टेढ़ा है, आई होप कि आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं इसलिए ये कह रहा हूं आपसे क्योंकि हम 24 घंटे बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। आपने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई को लेकर बड़ी बात की कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए, केवल पार्टी के निलंबन से काम नहीं चलेगा। ऐसा ही बयान जो नुपुर शर्मा बोल रही है वो तो मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, बहुत ही आपत्तिजनक बातें थी, पर जाकिर नाइक भी बोल चुके हैं। जाकिर नाइक की तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं जो वो प्रॉफिट के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। आपको लगता नहीं कि आपको उन पर भी कमेंट करना चाहिए था? सुमित साहब, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने जो अनार शराब बगा, उसकी ताईद में जो राइट विंग इकोसिस्टम है वो उनके स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं जाकिर नाइक का वीडियो डालकर। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर जाकिर नाइक से संघियों को इतनी मोहब्बत कैसे हो गई। वो तो उनको जवाब देना चाहिए। फिर आप उनके खिलाफ एनआईए में केस भी डालते हैं, यूएपीए लगाते हैं, और खुद जाकिर नाइक ने एक स्टेटमेंट जारी किया था आज से 5-6 महीने पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी शख्स ने उनसे कांटेक्ट किया था। तो ये तो उनको बोलना चाहिए बीजेपी के लोगों को। आप देख लीजिए।
अच्छा, पर जो कौन थे मुस्लिम वो लोग स्कॉलर्स जो- हैं, जो जाकिर अगर वो नायक को मुस्लिम कश्मीर- स्कॉलर्स ऐसी कश्मीर- बातें करें तो जायज है, कश्मीर लेकर गए। नुपुर शर्मा करे तो ना जायज है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि इस्लाम में आलिम दीन या स्कॉलर किसको कहते हैं। जाकिर नायक साहब इस्लाम के बारे में नॉलेज हो सकती है, मगर उनका डोमेन जो है वो कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर है। वो सही तरीके से अगर आप देखा जाए तो इस्लाम के आलिम दीन नहीं है, वो मुफ्ती नहीं है। तो आप तमाम लोग जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो जाकिर नायक के इस बयान की कंडेमिनेशन क्यों नहीं करते हैं? जाकिर नायक के इस बयान से पहला क्यों नहीं झाड़ते हैं? क्यों उनको मलेशिया जैसे देश में रहने को पनाह मिल जाती है? क्यों बीजेपी के राइट विंग के लोग उनके वीडियोस को इस्तेमाल करते हैं? क्यों भारत सरकार उनके पास एक आदमी को भिजाती है मलेशिया में बात करने के लिए? उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो सरकार को बोलना चाहिए ना। ये तो संघ परिवार के इन तमाम लोगों को बोलना चाहिए जो राइट विंग हिंदुत्व का जो इकोसिस्टम है, उनसे आपका सवाल जायज होगा। मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं आप? ये तो उनको बोलना चाहिए। मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूं असद भाई कि बीजेपी ने तो नुपुर शर्मा पर कार्रवाई कर ली, कार्रवाई करती हुई दिखी भी कि सस्पेंड कर दिया और नवीन को तो बाहर निकाल दिया पार्टी से। पर आप लोग तो जाकिर नायक के अगेंस्ट बोलना नहीं चाहते, आप अभी भी नहीं बोल रहे हैं, क्यों? आप भारत में जो आलिम दीन है, चाहे वो देवबंद के हो या फिर मुबारकपुर के हो या फिर अहले हदीस के हो और शिया तबके के जाफरी स्कूल ऑफ थॉट को, उनको बुलाइए ना, आप उनसे पूछिए। अगर वापस नुपुर शर्मा के मुद्दे पर लौटूं असद भाई, तो नुपुर शर्मा ने बाकायदा लिखित में माफ़ी मांग ली, खेद जता दिया। आपको लगता नहीं कि अब ये जो आदमी माफ़ी मांग रहा है, जिसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसको माफ़ कर देना का भी अधिकार है? क्यों आप मामले पे गिरफ्तारी की बात और इस मामले को तूल देते हुए दिखना चाहते हैं? आप उनका स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, कहां उन्होंने माफी चाहिए है। इफ आई हैव, अंग्रेजी का वर्ड इफ, कैपिटल आई और कैपिटल एफ इस्तेमाल किया उसमें उन्होंने। मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेती हूं। कहां माफी का लफ्ज कहा उन्होंने? ये कौन सी बात है भाई कि आप इस्लाम में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चीज जो चाहते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है, जो सबसे महबूब तरीन चीज है इस्लाम में। आप उन्हीं के बारे में उनको इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर आप बोलते हैं कि नहीं मैं माफी चाह लिया। माफी भी नहीं चाहिए स्टेटमेंट में। इफ, कैपिटल आई और एफ बोल रहा हूं आपको, आप पढ़ लीजिए स्टेटमेंट को और विड्रॉ करते हैं। भाई 10 दिन आपको क्यों लगे? देश के प्रधानमंत्री को 10 दिन क्यों लगे? सवाल ये पैदा होता है कि वो जिस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, हमको ये पूछना चाहिए कि वो पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, उनको 10 दिन क्यों लगे? प्रभु शिव का अपमान हो रहा था, भगवान महादेव का अपमान हो रहा था, रिएक्शन में उन्होंने ऐसा कहा। यह कहना है नुपुर शर्मा का कि उनके महादेव का अपमान हुआ और इसलिए गुस्से में उनके मुंह से वो बात निकल गई। झूठ बोल रही है वो, झूठ बोल रही है। झूठ बोलना आदत बन चुकी है उन लोगों की। और अगर तौहीन हो रही थी, बेइज्जती हो रही थी, तो आप कंप्लेन करिए ना, उसका न्यूज क्लिप लीजिए। अगर आज मैं इस प्रोग्राम में कुछ कहता हूं जो नहीं कहूंगा कभी मैं, तो आप उसको रिकॉर्ड करिए, पुलिस में दीजिए। आप इसका मतलब आप कानून को हाथ में ले लेंगे। अगर आप समझेंगे जो सही है, पर आप तय कर लेंगे सब चीज। असद भाई चलिए ठीक है, उनको पुलिस में जाना चाहिए था, लेकिन जब MF हुसैन ने देवी मां की गलत तस्वीर बनाई तब आपने क्या किया था? तब मुस्लिम समुदाय ने क्या किया था? ये इतना इंटॉलरेंस क्यों है? ये इतनी असहनशीलता क्यों है? इंटॉलरेंस की जब आप बात कर रहे तो हलाल गोश्त के ऊपर कौन इंटॉलरेंट है? बंडी पर अगर गोश्त बेचा जाता है तो कौन इंटॉलरेंट है? खरबूजे की बंडी को तोड़ दिया जाता है, कौन इंटॉलरेंट है? घरों को तोड़ दिया जाता है। कल उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान जिसका बाप खबर खोदता है, उसके रेक्टम में लकड़ी डाली गई, कौन इंटॉलरेंट है? कौन 3 लड़के दिल्ली के रोड पर लेटे हुए थे, उनको दिल्ली पुलिस ने मार कर एक बच्चे को जान चलेगी कहा कि जन गण मन पढ़ो, वो अपनी जिंदगी के आखिरी सांसों में जन गण मन पढ़ रहा था, कौन इंटॉलरेंट है बताइए आप?
आप बताइए कौन इंटॉलरेंट है? क्या एमएफ हुसैन पर आप कुछ बोलेंगे? देश के प्रधानमंत्री नहीं कहा था। एमएफ हुसैन ने जो पेंटिंग बनाई थी उस पर नहीं, सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी देश के सांसद कुछ बोलेंगे? असद भाई सुनिए, मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कपड़े देखकर पहचानो इंटॉलरेंट कौन था। देश के प्रधान नहीं कहा था कि कब्रिस्तान और शमशान। किसने कहा था? फिर 80-20 की बात योगी आदित्यनाथ ने कि कौन इंटॉलरेंट है। एमएफ हुसैन की बात जब आप कर रहे हैं, जब हमसे पूछा गया था हमने कहा कि हां, इससे हमारे हिंदू भाइयों की तौहीन हो रही है, उनको नहीं करना चाहिए। मेरा रिकॉर्ड है, मेरा बयान उसमें है। महाराष्ट्र में एफआईआर कराती है रजा एकेडमी। करीब 10-11 दिन हो गए एफआईआर हुए। भिवंडी में भी एक एफआईआर होती है, पुणे में भी एफआईआर होती है नुपुर शर्मा के खिलाफ। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है नहीं, वहां तो शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सरकार चला रहे हैं। उस पुलिस ने भी आके कार्रवाई नहीं की कोई, उसके खिलाफ तो आप कुछ नहीं बोले। हम यही तो पूछ रहे हैं कि जब उद्धव ठाकरे पर, शरद पवार साहिब पर जब कुछ अनाप शनाप लिख दिया जाता है तो आप जेल भिजा देते हैं। यहां पर क्यों नहीं कर रहे आप? क्या ये सब मिले हुए हैं आपस में? आपको भाजपा करना के चाहिए, साथ आप सत्ता में, आप क्यों नोटिस दे रहे हैं? आप हम ये कह रहे हैं कि जब ये मसला पैदा हुआ, ये स्पोक्स पर्सन के अनाप शनाप बयान के बाद, क्या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर कुछ कहा सिवाय हमारे और मुस्लिम ऑल इंडिया IUML के पॉलिटिकल पार्टी से? देख लीजिए, इनके सबके जमाने बंद थी और परसों रात से अचानक ये लोग दूल्हे बन गए, पूरे के पूरे जिंदा। क्यों नहीं बोल रहे थे ये लोग? क्यों नहीं बोल रहे थे? आपकी आवाज में अपनी आवाज क्यों नहीं मिला रहे? इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे, सच्चाई के लिए खड़े हो जाएंगे, इंसाफ के लिए खड़े हो जाएंगे, तो हमको हमारे हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए गूंगे बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं, बहरे बन जाते हैं। अब चुनाव आएगा तो बोलेंगे अरे भैया आ जाइए, अरे असद भाई, अब्दुल्ला भाई, रहमान भाई, अरे आप और हम तो मिले हुए, आइए। जब आ जाता है गुस्सा, उसको अभी चुनाव नहीं है ना। एक चीज और बताइए, आपने कल कहा अपनी तकरीर में कि हमारे देशों के मुसलमानों की चिंता नहीं है, कतर के और ईरान के मुसलमानों की चिंता है देश के प्रधानमंत्री को। आपको लगता नहीं कि देश की छवि को बरकरार रखने के लिए कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए? 10 दिन के बाद उर्दू में कहावत है कि बासी कड़ी को उबाल आता है। 10 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ, पीड़ा समझ में आती नहीं है ना। इसलिए नहीं आती कि दिसंबर 2020 को जब CAA के प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि पूरे मुस्लिम कंट्रीज मुझे चाहते, तो भारत के मुसलमान क्यों डरेगा मुझसे? अरे मुझे आप उनसे क्यों देखते हैं? हां, मैं देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सुमित अवस्थी ने कल जो एक प्रोग्राम किया था, उसके वीडियो क्लिप का, जिसको मैं रीट्वीट किया हूं प्रधानमंत्री जी, उसका 2.5 मिनट का हिस्सा देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए GCC कितना इंपॉर्टेंट है। 55% रेमिटेंस इन ममालिक से आता है। 8 मिलियन लोग भारत के वहां रहते हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनकी सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं बताइए हमको? अगर खुदा ना खास्ता कल वहां पर कुछ शुरू हो जाए, हमको $2 से $6 में ऑयल खरीदना पड़ रहा सऊदी अरेबिया से, और यूएस को वही पुराने रेट में। मुबारक हो आपको। और आप बोलिए, ज्ञानवापी बोलिए, मथुरा बोलिए, आपके स्पोक्स पर्सन के खिलाफ बोलते रहिए कि हाँ तुम और इंसल्ट करो मुसलमानों की, इस्लाम की और प्रॉफिट मोहम्मद की। आपकी बात अगर 1% में सही मान भी लूं, पर ये क्या भारत के अंदरूनी मामले नहीं है? चाहे नुपुर शर्मा का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, इसमें किसी भी बहरीन, कतर, कुवैत को बोलने की क्या इजाजत है? क्यों उनको बोलना चाहिए? ये तो इंडिया का इंटरनल मैटर है। आप उन देशों को कंडेम भी कर सकते हैं कि हम निपट लेंगे आपस में। सुनिए, अरे आप क्या भारत, क्या देखिए, फिर इंडिया के एम्बेसडर कतर में उनका स्टेटमेंट पढ़े आप? उनका स्टेटमेंट पढ़े आपने? वो कहते हैं फ्रिंज। कहां का फ्रिंज? क्या नेशनल पार्टी को फ्रिंज होता है? और फिर कल आप MEA का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, क्या कहा उन्होंने? इंटरनल मैटर कैसा है भाई? ये भारत है, नॉर्थ कोरिया या चीन नहीं है।
कि 3 दिन 4 दिन के बाद जिनजियांग के मुसलमानों की बर्बादी की दास्तानें आती हैं 1 महीने के बाद। जो कुछ हो रहा है दुनिया नहीं देख रही क्या इसको? क्या लोग दुनिया नहीं देख रही है कि क्या तमाशे हो रहे हैं यहां पर? हमारा इंटरनल मैटर है। अगर इंटरनल मैटर है तो आपने रिएक्ट क्यों किया फिर इन लोगों के, इन कंट्रीज के बारे में? 12 कंट्रीज को रिएक्ट क्यों किया? बोलिए ना ये बात। आपने कल 10 सवाल बोले बोलना था हमारा इंटरनल मैटर है। ये नहीं बोला आपने। आपको बोलना चाहिए इंटरनल मैटर है, सरकार को दबाव में नहीं आना चाहिए, हम आपस में निपट लेंगे। अरे आप जुडिशरी है। सुनिए कि हम तो यही तो हम पूछ रहे ना कि अगर सुनिए ये वो नौबत आती नहीं थी रिएक्ट करने कर, आप 10 दिन पहले रिएक्ट कर लेते। नौबत आती नहीं थी ना कानपुर में दंगा होता ना। और कानपुर में किसके ऊपर रहने से लग रहा है? पूरे मुसलमानों पर रहने से लगता है, पत्थर फेंकने के ऊपर। और नुपुर शर्मा को रेशम के कपड़ों में सजा कर महफूज कर दिया गया है कि सस्पेंड करो और 6-8 महीने के बाद तुमको रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा। मजाक कर रहे हैं क्या ये लोग? नहीं असद भाई मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा यहाँ पे। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्या हो रही है। बीते 10-12 दिनों में 5-6 हत्याएं हो चुकी। क्या उस पर आपको लगता नहीं कि बहरीन, कुवैत और कतर जैसे देशों को बोलना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी को बोलना चाहिए कि यह गलत हो रहा है? मुस्लिम कंट्रीज को वहां पर कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट करने के लिए कम से कम स्टेटमेंट इशू करना चाहिए। अगर वो ये इस मामले में बोलेंगे तो उस मामले में क्यों नहीं बोलेंगे? क्या मैंने नहीं कहा कश्मीरी पंडित के कंडेम नहीं किया मैंने? क्या हैदराबाद में आपका करस्पॉन्डेंट आकर रिकॉर्ड नहीं कर अपने चैनल पर नहीं चलाया? नहीं आपने कहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कहिए बहरीन, कतर और कुवैत से कि वो उसकी भी आलोचना करें और कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट कराने के लिए के प्रयासों की सराहना करें। क्यों नहीं बोलते बहरीन, कुवैत, कतर जैसे देश? अच्छा सुमित भाई, मेरे को क्या करना है बहरीन, कतर, कुवैत से? मैं मुसलमान जरूर हूं, तो मेरा क्या कनेक्शन उससे? और एक बात आपके व्यूअर्स के लिए, आपकी इत्तला के लिए कह रहा हूं, क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट से डेलीगेशन नहीं आया था श्रीनगर को? उनको वहां पर एक ओवरसीज बीजेपी के एक लीडर ने एक डेलीगेशन बनाकर लाए थे श्रीनगर को, दिखाया था ना। कश्मीरी पंडित और जो कश्मीरी माइनॉरिटी हिंदू भाइयों का जो मर्डर हो रहा है उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार है। वो पिक्चर उसको पोषण कर रहे हैं। आपने एक पिक्चर को प्रमोट करके उनको टारगेट बना दिया वहां हमारे हिंदू भाइयों को और कश्मीरी पंडितों को। मैंने पिछले हफ्ते अपने एक शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदनी साहब को बुलाया था, उनसे बात की थी। उन्होंने भी ये कहा कि ज्ञानवापी के मामले पर पहले कोशिश बातचीत होनी चाहिए, फिर कोर्ट होना चाहिए। क्या आपको लगता है बातचीत हो सकती है दोनों पक्षों में ज्ञानवापी के मामले पर, जहां पे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है और शिवलिंग जैसा आकार दिखाई दे रहा है हिंदू पक्ष को? ज्ञानवापी मसले में वहां की मुकामी इंतजामिया कमेटी एक कानूनी लड़ाई लड़ रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनके साथ खड़ा हुआ है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है ज्ञानवापी के बारे में और ये तमाम जो चीजें बीजेपी संघ परिवार उठा रही है, उसका जो फैसला होगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, पर बातचीत का स्कोप है कि नहीं है दोनों पक्षों में? क्योंकि अब तो मोहन भागवत ने भी इशारा कर दिया कि हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। क्या बातचीत कर? अरे वो छोड़िए ना, मोहन भागवत साहब आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो ऐसे तो अगर आपको मोहन भागवत जैसे सीनियर आदमी की बात पर भरोसा नहीं है, तो जो कानपुर में हुआ उसमें जो हाशमी ने कहा पुलिस के पास जाके कि भाई 3 तारीख को हम अपना प्रोटेस्ट वापस लेते हैं, और 3 तारीख को दंगा हो गया, 3 तारीख को पथराव हुआ, ठेले पे पत्थर चले, पेट्रोल बम चले, सब तस्वीरें सामने हैं अब। तो वो भी कहाँ भरोसा कर रहे थे? उन पे भी कैसे भरोसा कर सकते हैं जिनकी आप पैरोकारी कर रहे हैं? अगर 10 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री वो रिएक्ट कर लेते जो उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा, तो कानपुर में कुछ होते नहीं था इंशाल्लाह। आपने 10 दिन लगा दिए। तो जफर हाशमी ने जो कुछ किया, जो मास्टरमाइंड है, उसको आप सही ठहरा रहे हैं? वादा खिलाफी जो उसने की, मैं किसी को सही किया? सुनिए, मैं जो कोई सही गलत बैठकर सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि अगर आप 10 दिन के बाद आपको अपनी गलती का एहसास क्यों हुआ, आप 10 दिन पहले कर लेते।
आप सब जस्टिफाई चूहों कर की रहे तरह अपने बिल में हैं, डूब आप कर बैठ गए कानपुर हैं। वायलेंस को जस्टिफाई करते हुए साउंड कर रहे हैं। वो असदुद्दीन justify नहीं ओवैसी। कर रहे। मैं 3 बार आपसे पूछ चुका हूं, आपने एक बार कंडेम नहीं किया, वो आपने एक आपका बार गलत नहीं कहा ख्याल जो है। लड़कों ने किया वो वो गलत आपका किया। गलत ख्याल। क्यों नहीं बोलते हैं आप इसको? क्या वो मजबूरी है आपका आप? गलत ख्याल है, वो आपकी गलत सोच है, गलत ख्याल है, गलत सोच है। और पहली मर्तबा मैं सुमित अवस्थी को देख रहा हूं कि बीजेपी की ताईद में खड़े हैं, वरना आप माशाल्लाह से हमेशा मैं आपसे न्यूट्रल होते हैं। मैं आपसे वायलेंस का सवाल साथ कर रहा नहीं हूं तो दे मैं सकता। बीजेपी के साथ खड़ा हूं। मैं तीसरी बार चौथी बार फिर पूछता हूं, कानपुर के तस्वीरों में जो बच्चे दिख रहे हैं हमला मैं करते पांचवी हुए, मर्तबा आपसे कह रहा उनको हूं। आप जायज ठहराएंगे क्या? आप मैं मुझे आप- कहीं भी खड़ा कर दीजिए, मैं पर पांचवी इस सवाल का मर्तबा जवाब दीजिए। मैं पांचवी मर्तबा आपसे कह रहा हूं, मैं आपके सवाल का पांचवी मर्तबा जवाब दे रहा हूं कि वायलेंस के साथ हम नहीं खड़े हैं, मगर हम देश के प्रधानमंत्री उनकी सरकार को जिम्मेदार खड़ा करते हैं। कानपुर में गड़बड़ होती नहीं, कहीं पर भी नहीं होती अगर वो एक्शन पे 10 दिन पहले ले लेते। सरकार ने तो पोस्टर लगा दिए ताकि आप पहचाने और इस रास्ते पे और लोग ना चलें। अब वहां पर बुलडोजर चलाने की बात भी आ रही है। यही तो हम कह रहे हैं, यही नफरत की राजनीति है बुलडोजर की, जिसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। अगर आप जाके इसका घर तोड़ देंगे तो उसको क्या पैगाम देंगे? सुमित साहब आप कह रहे हैं, आप सुन, हमारी बात सुनिए। जिसका घर तोड़ देंगे, जिसको रोड पे लाके खड़ा कर देंगे, आप और हम जाके समझाएंगे बेटा लोकतंत्र में आप भरोसा रखो। वो बोलेगा कि भाई मेरा घर क्यों तोड़ा तुमने? तो फिर आप नुपुर शर्मा से ये क्यों बोलते हैं कि वो उम्मीद करेंगे कि पुलिस में जाके कंप्लेंट करें? नुपुर शर्मा ने अगर डिबेट में बोल दिया तो उसने भी वही काम किया। वो भी ठीक है, आप भी ठीक है, सब ठीक है, और देश में बनाना रिपब्लिक क्या बना किया? दीजिए। क्या किया उसने? सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं। जिस बीजेपी के सस्पेंड शुदा, बदनाम शुदा स्पोक्स पर्सन की आप बात कर रहे हैं, उनको तो सरकार बचा रही है ना। अगर वो ये समझती थी कि कुछ गलत हुआ तो कंप्लेन करना चाहिए था। यहां पर बगैर नोटिस दिए आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। कोर्ट सजा भी देगा तो इंडिविजुअल सजा देगा, घर को तोड़ने की सजा नहीं देगा कोर्ट। कानपुर में बुलडोजर चला तो असदुद्दीन ओवैसी जाएंगे कानपुर, उन लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, या नहीं जाएंगे कानपुर? क्या नुपुर शर्मा के घर पे बुलडोजर चलेगा घर पे उनके बुलडोजर? आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप कोर्ट नहीं बन सकते। आपको भरोसा नहीं है कोर्ट में उसको कन्विक्ट कराने का, इसलिए आप जस्टिस दे रहे हैं। आप पूरे मुसलमानों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। और यही नजारे पूरा विश्व देख रहा है कि कैसे मुसलमानों को आप घर तोड़कर उनको बेघर कर रहे हैं। क्या दुनिया नहीं देख रही इस चीजों को? और इससे नफरत बढ़ रही है। और शुक्रिया असद साहब, आपके वक्त के लिए, आपके समय के लिए। एबीपी न्यूज से आपने बात की। थैंक यू। असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है और इसीलिए दोनों पक्षों में ज्यादा अंतर आता जा रहा है, मनभेद और मतभेद बढ़ते जा रहे हैं और सरकार को इसको दूर करने के लिए प्रयास करने होंगे। ओवैसी साहब बीजेपी से नुपुर शर्मा के निलंबन से ही संतुष्ट होते नहीं दिखते। वो गिरफ्तारी चाहते हैं, लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि जिस शहर से, जिस संसदीय क्षेत्र से वो सांसद हैं, उस हैदराबाद में एक नाबालिग लड़की से सफेदपोश रईसजादों ने जो गैंगरेप किया, उस पर वो क्यों चुप्पी साध लेते हैं? जब ये सवाल इस बातचीत में उनसे मैंने किया तो वो बिफर पड़े। आप भी देखिए कि गैंगरेप का पूरा मामला और ओवैसी की प्रतिक्रिया इस खास रिपोर्ट में। यही इन तमाम चीजों की वजह से ही एक इकोसिस्टम बन गया मुसलमानों के खिलाफ हेट का। नूपुर शर्मा के नाम पर हाय तौबा, मगर अपने शहर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप पर खामोशी। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की नजरें 28 मई को हैदराबाद के सबसे पॉश इलाके जुबली हिल्स में नाबालिग से हुए गैंगरेप की ओर नहीं जा रही, जिस पर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल इस मामले में 5 आरोपी पकड़े गए हैं। उनका कनेक्शन तेलंगाना की सत्ता चला रही टीआरएस और उसका समर्थन कर रही ओवैसी की पार्टी से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने आरोप लगाया कि गैंगरेप के मामले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक का बेटा शामिल है। इंडिया चाहता है को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ओवैसी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया।
आपने अपनी पार्टी के उस नेता पे कार्रवाई की क्या जिनके बच्चे का नाम आया अभी माइनर के साथ रेप में, जुबली हिल्स रेप एपिसोड में? कहा है ना सवाल ही पैदा नहीं होता नाम आने का। नाम आया क्या बताइए, आप बताइए नाम आया क्या। और जब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अमित शाह से पूछा कि टेनी आपका मिनिस्टर कैसे बना बैठा है। इस बीच आरोप लगाने वाले बीजेपी विधायक रघुनंदन राव के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीड़ित की पहचान उजागर करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि रघुनंदन राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपी और पीड़ित की तस्वीरें जारी की थी। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेट द पुलिस बोलने दीजिए वो बात। कांग्रेस को नहीं इसके बीच में, कांग्रेस को क्या मुलाकात करते हैं केस में। आप लोग बच्ची के तरफ से लड़ो ना, जो लोग इल्जाम करें उन लोगों को गिरफ्तार करो बोल के डिमांड करो ना, क्यों रघुनंदन राव के पीछे पड़े। दरअसल कांग्रेस की शिकायत पर ही ये केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस का आरोप ये भी है कि एआईएमआईएम से मिलीभगत कर अब राव उनके विधायक के बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल तेलंगाना की कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के भीतर सिर्फ हैदराबाद में रेप के 5 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 तो नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के केस हैं और इसे लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग भी सख्त है। सवाल ये कि हर मुद्दे पर बोलने वाले ओवैसी को क्या अपने राज्य की बच्चियों की चिंता नहीं है, और अगर है तो तेलंगाना सरकार को घेरने से वो क्यों बच रहे हैं। हैदराबाद में लगातार माइनर्स के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। आप उस शहर में रहते हैं, आप क्यों नहीं उस सरकार से इस्तीफा मांगते, क्यों नहीं केसीआर से बोलते कि गलत हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि हम नहीं बोलेंगे? आप एक बात सुनिए, हम बीजेपी की जबान में नहीं बोलते। आप क्यों ये समझते हैं कि हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे? इस पे पॉलिटिक्स क्यों करेंगे? जो जिसकी बच्ची की इज्जत लूटी जा रही है, किसी परिवार को कत्ल कर दिया जा रहा है। पैगंबर के अपमान पर ओवैसी के अपने सवाल हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन इन बच्चियों के इंसाफ के लिए ओवैसी आगे क्यों नहीं आते? पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला के खत में नाम आने से अंडरवर्ल्ड के डॉन लॉरेंस बिश्नोई लगातार सुर्खियों में है। ऊपर से मुंबई पुलिस को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे उसके साथी गोल्डी बराड़ ने ही सलमान खान को भी धमकी दी है। काला हिरण कांड आज भी सलमान खान का पीछा कर रहा है। सलमान खान इस मामले में आरोपी रहे हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की कथित धमकी पर क्या सोचता है जोधपुर का बिश्नोई समाज, वो बिश्नोई समाज जो काला हिरण को अपना भगवान मानता है? इसको समझने के लिए देखिए मेरे सहयोगी मनीष शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जीबी यानी गोल्डी बराड़, एलबी यानी लॉरेंस बिश्नोई। चिट्ठी में नाम भले ही कोर्ट में लिखे गए हों, लेकिन जीबी और एलबी का मतलब मूसेवाला मर्डर के बाद हर कोई समझ रहा है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सलीम खान रोज की तरह आज भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, लेकिन उनके 2 जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं, राजकुमार गुप्ता और श्रीकांत, वो दोनों मौजूद हैं। पर साथ ही साथ मुंबई पुलिस के भी जवान मौजूद हैं। मुंबई पुलिस के जो जवान हैं, क्राइम ब्रांच के जवान हैं, वो सिविल ड्रेस में, सादी वर्दी में इस पूरे इलाके में गश्त लगा रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। मुंबई पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक के दौरान सलीम खान रोज इसी जगह बैठते हैं। इसी जगह पर पोस्ट बॉक्स जैसा एक पत्थर है, जहां कई स्ट्रगलर चिट्ठी रखकर चांस देने की गुहार लगाते हैं। इन्हीं चिट्ठियों में कल ये धमकी वाला खत भी था। मुंबई पुलिस ने कल सलमान खान का बयान भी धमकी वाली चिट्ठी को लेकर दर्ज किया था। पूछताछ में सलमान ने किसी थ्रेट, कॉल, मैसेज या विवाद से इनकार किया। सलमान ने किसी पर भी शक नहीं जताया। पुलिस ने जब गोल्डी बराड़ के बारे में पूछा तो सलमान बोले, मुझे इस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं। लॉरेंस बिश्नोई पर सलमान ने बताया कि उसे उतना ही जानता हूं जितना बाकी लोग जानते हैं। इस बीच मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल ने गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की। मुंबई पुलिस ने आशंका जताई कि सलमान को धमकी बिश्नोई गैंग से आई है। पुलिस को लगता है कि बदमाशों ने धमकी वाली चिट्ठी को लेकर पूरी प्लानिंग की थी। पार की रेकी के साथ साथ बदमाश सलमान और उनके परिवार की गतिविधियों पर करीब से नजर रखे हुए थे। धमकी वाली चिट्ठी को लेकर दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से सवाल किए हैं। लॉरेंस ने इस मामले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। बिश्नोई ने कहा कि उसने जो बयान दिया था वो पुराना है और उसे नहीं पता कि धमकी किसने दी है।
बिश्नोई ने तर्क दिया कि गोल्डी बरार की सलमान से कोई दुश्मनी नहीं है। सवाल ये, क्या लॉरेंस बिश्नोई की बात पर भरोसा किया जा सकता है? यूं तो लॉरेंस की सलमान से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो उसी बिश्नोई समाज से आता है जो हिरण शिकार मामले को लेकर सलमान से नाराज है। वो समाज जिसने 19 साल तक इसे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी, सलमान को जेल तक भिजवाया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की धमकी पर कुछ के तेवर नरम हैं, कुछ के गरम। हम इस तरीके से देखते हैं, उनको गुस्सा आ गया होगा, बोल दिया होगा, बोल देते हैं गुस्से के अंदर। वो तो है नहीं, मार दिया। कुछ आक्रोशित युवा है और उन्होंने ये देख लिया कि रोज हम मरते रहेंगे, इससे ये नहीं बचने वाला। कहीं ना कहीं इन लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। वो निजी बयान है उसका, उसके लिए बिश्नोई समाज उसका उत्तरदायित्व जो है नहीं लेता। अगर कोई बिश्नोई है तो उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हो सकती है। गुरु महाराज ने बताया कि जीव दया रूप पात, मतलब जीव और खेजड़ी वृक्ष है जो भी है उसको अपने देख के नहीं काटना चाहिए। अगर आप काटते हैं तो आप वहीं कट जाओ, पर उसका प्राण नहीं जाना चाहिए। गुस्सा है उसके अंदर, जो शिकारी के अंदर ही है, जो क्योंकि सलमान ने शिकार किया उसके लिए उसका गुस्सा है, दूसरा कोई बाकी उससे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को धमकी क्यों दी? इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है, वो सलमान को टारगेट करके बिश्नोई समाज का मसीहा बनना चाहता है, ताकि उस मुफ्त की मसीहाई में उसके गुनाहों पर पर्दा पड़ सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभी भी आ रही है ब्रेकिंग न्यूज। कानपुर में पुलिस ने 3 पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार कर लिए हैं। कानपुर दंगों में पीएफआई का नाम आया था, अब खबर ये आ रही है कि 5 पीएफआई के सदस्यों की शिनाख्त की गई है, पहचान की गई है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक कार्यकर्ता पीएफआई का अभी फरार है और एक को बीमार बताया जा रहा है। इन सब का हिंसा से संबंध है, ऐसा कानपुर की पुलिस का कहना है। 3 पीएफआई के कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए हैं और ये साबित कर रहा है पुलिस की उस थ्योरी को जिसने पहले दिन ही कहा था कि पीएफआई के लोग कानपुर दंगों को भड़काने में शामिल रहे होंगे। अब 3 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। और इस बीच आपको बता दें कि जो जज थे ज्ञानवापी मामले पे, उनको धमकी मिली है। रवि दिवाकर इनका नाम था, रवि दिवाकर इनका नाम था और उनको जान से मारने की धमकी मिली है। ये सिविल जज हैं, ज्ञानवापी मामले की छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इनके कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, इनको अब धमकी मिली है। सिविल जज है रवि दिवाकर, उनको धमकी मिली है। और कार्यक्रम के आखिर में अब आपके फाइनल जवाबों की बारी है। आज हमने आपसे पूछा था कि नुपुर शर्मा पर बीजेपी की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं। हम अपना सवाल आपके सामने रखते हैं, जो जवाब आए हैं वो भी आपको बता देते। 3 ऑप्शन आपके सामने थे। पहला ऑप्शन था कि बीजेपी ने पल्ला झाड़ा, 60% लोग ऐसा मानते हैं। 24% लोगों का मानना है कि पार्टी ने सही संदेश दिया है, जबकि 16% लोग ऐसा मानते हैं कि इससे विवाद अभी और बढ़ जाएगा। यानी ज्यादातर लोगों को विश्वास है कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई कर बीजेपी ने एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। तो इंडिया चाहता में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मास्टर स्ट्रोक रूबिका लियाकत के साथ मेरी तरफ से गुड नाइट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।